Hello everyone, this is Sandeep Singh and welcome back once again in your favorite class 12th by Unacademy। तो कैसे आप सभी। मैं जैसा कि मिला करता हूं फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ और इन दिनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे सैंपल पेपर को। जी हां, सीबीएसई ने आपके सेकंड सैंपल पेपर को जारी कर दिया है और उसी के सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर करने वाले हैं सॉल्व, डिस्क्रिप्टिवली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग कि भाई ये जो सैंपल पेपर्स है कहीं ना कहीं आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है। जी हाँ, फर्स्ट पेपर आपका बहुत पहले आ गया था लेकिन सेकंड पेपर ये आपके है ना अक्टूबर एंड में ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई इसके सॉल्यूशन के साथ में मैं अवेलेबल हूं। शुरू करते हैं हम जरा क्वेश्चंस को, समझते हैं, सीखते हैं एंड देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको मैं बताते चलूं कि अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां से जाकर के आप हमारे पूरे ही कोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस के जरिए मैंने कवर किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के आखिरी तक के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी देख सकते हैं। अल्टीमेटली अब आ चुका है वो समय जब हम शुरू कर रहे हैं अपने आप को टेस्ट करना। जी हां, मतलब अब हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो कि प्रेडिक्टेबल है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो उसी में से आपके लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ध्यान रखेंगे सीबीएसई का सेकंड सैंपल पेपर है ये। जी हां, अक्टूबर एंड में जो आया है ये वो सैंपल पेपर है एंड ये बहुत ही प्यारा सैंपल पेपर है। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, बेहतरीन वाला लेवल है। अब सबको पता ही है कि सभी स्टेट बोर्ड्स ने भी फॉलो कर लिया है अब हमारे किसको भाई, एनसीईआरटी को। तो ऑब्वियस सी बात है अब सीबीएसई स्टैंडर्ड अप तो करेगी ही करेगी। तो ये है भाई उसका एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस की सीरीज। मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है ना अभी इस वाले सेगमेंट में एक लेवल अप है ना, बेहतरीन वाले क्वेश्चंस है, समझदारी से भरे क्वेश्चंस है, हर कुछ ही उठा करके नहीं दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हमारे पूरे सीरीज को कंप्लीट किया है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। जी हां, आपको एनसीईआरटी और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ में ये सब बन जाएंगे एंड अल्टीमेटली जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनको जिन्होंने भी सॉल्व किया है वो इसके लेवल को समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कहने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए के साथ में। इस सेगमेंट में मैं आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस में अब कवर अप कर रहा हूं। आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब से बढ़े हैं इसका मतलब हो गया है कि अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस है ना वो छोटे फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस कम हो गए। तो हमारे पास एमसीक्यूज भी है उसी सीरीज में। तो इन एमसीक्यूज क्वेश्चन से शुरुआत कर ली जाए। सबसे पहले हमारे पास एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग अ डायपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is placed in a uniform electric field such that the dipole is in stable equilibrium। ये है ना एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, ठीक है भाई, चलेगा। डायपोल मोमेंट हमारे पास गिवन है। if the magnitude of the electric field is 3 × 10⁻³ Newton per coulomb, what is the work done in rotating the dipole in the position of unstable equilibrium। देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब जाएगा तो क्या होने वाला है इसमें चेंजेस, इसकी हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए फाइन, क्या करना है, जो गिवन डेटा है सबसे पहले तो उसको रख लिया जाए। क्या है गिवन डेटा में, हमारे पास एक डायपोल मोमेंट, मतलब हमारे पास पी की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। नाउ ठीक है, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द डायपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है चलेगा। तो अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहां पर वो है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थोड़ा सा यहां पर देख लो। सी, ये मेरी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है और ये हो गया भैया मेरे पास एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास में क्या रखा गया है, डायपोल। अब इसकी फील्ड है ना, इसको क्या करना है, तो मुझे इसको रोटेट करके ले आना है। अब इसका डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन जो है ना,
डायपोल मोमेंट की भी जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन है, तो मुझे इसको रोटेट करके ले आना 180 डिग्री ताकि ये किसमें आ जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। 180 डिग्री इसको रोटेट करके ले आऊंगा तो ये किसमें आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये यही कह रहे हैं कि वर्क डन में कितना होगा, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है भाई, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही होता है ना, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, E की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सी cos थीटा 1 मतलब 0 डिग्री, cos थीटा 1 मतलब 0 डिग्री और cos थीटा 2 मतलब 180 डिग्री, तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इस डायपोल को रोटेट करके ले आऊंगा तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन 180 डिग्री हो जाएगी, तब हो जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। लो भाई बन के तैयार हो गया, इसको कर लेते हैं अपन। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो चुका है ना, और ये 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, अंदर यहां पर देखना ये 1 होगा और ये माइनस ऑफ 1 होगा, तो 1 माइनस ऑफ 1 यानी डबल हो गया ये, यानी 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। ठीक है ना, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। सी इज द करेक्ट आंसर, इज इट? आई होप किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए तो बढ़े हम अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए डन, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी of 10 to the power minus 7 coulomb per meter. Okay, what will be the magnitude of the force acting on an alpha particle placed at a distance of 4 centimeter the line of charge? इसका मतलब क्या है भाई, जरा देखो, ये आपसे क्या चीजें पूछना चाह रहे हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं गिवन क्या है। तो इन्होंने दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इन्होंने लैम्डा की बात करी है 10 to the power minus 7 कूलम पर मीटर, ये इन्होंने देके रखा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस यहां पर गिवन है ना, लेंथ कह लेता हूं, एल से ही डिनोट करेंगे, लेंथ कह लो, चलो आर लिख लो, जो मर्जी पड़ा है, चलो भैया आर लिखा था आर ही चलेगा। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, भाई सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में रख लू ना अब तो। ठीक है, चलो, तो अब कह रहे हैं कि मुझे आप फोर्स की बात करो, तो भाई F इक्वल्स टू, तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो है ना, कूलम्स लॉ यही कहती है। अब यहां पर तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, Q1 दिख नहीं रहा है, चलो Q2 तो मान लो 2E दिख रहा है, इसका क्या करूं, ये लैम्डा का क्या किया जाए, तो देखो, ठीक है, एक काम करते हैं, चूंकि आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में L, तो Q इक्वल्स टू मैं कह देता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ L, चलेगा। Q इक्वल्स टू क्या कह ले, लैम्डा टाइम्स ऑफ L। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 दी गई है, और जो लेंथ है ना, जो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये भाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये मिल गई मुझे Q, और E की इसको अब रख लो उठा करके, तो देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की जगह पे रखिए, तो ये रख देता हूं 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू Q2 की जगह पे 2 इंटू ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको उठा करके कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्यूशन के बाद में ये मिलेगा आपको, है ना, सॉल्यूशन के बाद में इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है ये हो जाएगी आपकी 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन।
है ना, कितनी 7.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर गिवन मेटल। ठीक है, चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ना, यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहां पर क्या गिवन है भाई, एनर्जी। और ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर भाई, एक्स एक्सिस पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, या द स्लोप ऑफ द ग्राफ, या फिर द एरिया ऑफ द ग्राफ। तो भाई ये जो इसका आंसर है ये सिंपली है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, जो इसमें मिलता है वर्क फंक्शन वो मिलेगा वाई इंटरसेप्ट पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, when an electron in an atom moves from the ground state to a higher energy level, what happens to its kinetic and potential energies? क्या होगा जब कभी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। तो एक बात समझो ना, हायर एनर्जी लेवल पे अगर जैसे ही जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। भाई हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाने वाली है। ठीक है ना, ठीक है। चल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी, है ना, काइनेटिक डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस। काइनेटिक घट जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स P and Q are placed parallel to each other, separated by a distance of 10 centimeter, a wire R of length 8 centimeter, है ना। ये एक ये वायर है P, एक ये वायर है Q, इसके बीच में ये एक R है, 8 सेंटीमीटर का ये वायर है, इसमें 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, इसमें 4 एम्पियर का करंट चल रहा है। नाउ देखिए, place between the wires P and Q shown below, if the wire R experiences a net force towards wire P, then which of the following is definitely true about the current I in the wire Q? ये इधर के साइड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस I के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? देखो अब पूरा सॉल्व करके जाऊं उससे बेहतर है कि एक काम करते हैं, पहले एक बार हम स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं, यहीं से मुझे आंसर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यहां पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में, है ना, F इज इक्वल्स टू जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 L अपॉन में R, इस रिलेशनशिप से आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहे पहले कि करंट I कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो I होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। भाई मुझे तो लगता है ना, कि ये जब इधर के साइड पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब P की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलो गड़बड़ होगी बात, है ना। करंट I कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये 0 एम्पियर से बड़ी कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब मान लो देखो, ये 10 एम्पियर से बहुत बड़ी अगर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, या 10 एम्पियर से अगर छोटी वैल्यू रह जाएगी, समझना 10 एम्पियर से अगर इसकी वैल्यू छोटी रह जाएगी तो ये रिपल तो कर नहीं पाएगा। 10 एम्पियर से कम रह गई यहां पर वैल्यू तो ये रिपल्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, अगर इधर साइड में रिपल्शन इसको मिल रहा है, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि इसमें Q में करंट की वैल्यू इससे ज्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। Q में करंट की वैल्यू P से ज्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, तभी होने वाला है। कोई ऑप्शन है देख लो। तो करंट I कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 15 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन। करंट I कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 10। देखो मोर देन 10 में तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 15 एम्पियर वाला ठीक है, चलेगा, 15 एम्पियर वाला चलेगा भाई। 15 एम्पियर से कम, 15 एम्पियर तक भी होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा P की तरफ। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A rod when suspended in uniform magnetic field, एक ये रॉड है,
ठीक है ना, फ्रीली सस्पेंडेड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज सोन बिलो। ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंगली इस फील्ड में आकर के परपेंडिकुलरली रुक गई भाई, ये परपेंडिकुलरली अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, आओ चला पढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रॉड, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। एवरी एटम इन द रॉड हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, द रॉड इज अट्रैक्टेड व्हेन टेकन नियर द पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। The relative permeability of material of the rod is slightly less than 1 and the susceptibility of the material of the rod is directly proportional to the temperature। तो भाई देखो ऑप्शन में यह है कि क्या सिर्फ Q सही है, PNR सही है, QNS सही है या RNS सही है। तो देखो चेक करते हैं एक बार सही कौन कौन था इसमें। तो इसमें सही जो है देखो, एक तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये स्टेबल कंडीशन में आ गया तो इसके हर एक पार्टिकल का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई पी तो सही हो जाएगा, पी तो सही होगा, है ना, क्योंकि मोमेंटम जीरो होना पड़ेगा तभी तो वो जाकर के स्टेबल कंडीशन में आएगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ में क्यू की बात करते हैं। द रॉड अट्रैक्टेड व्हेन टेकन नियर द पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, अगला द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज स्लाइटली लेस देन 1। एक काम करते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो एक चीज और है, अगर इसके है ना ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट जब जीरो हो गए हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि ये स्लाइटली लेस देन 1 है इसकी ससेप्टिबिलिटी, सॉरी मैग्नेटिक जो परमिएबिलिटी है ये स्लाइटली लेस देन 1 है। तो मुझे जो दिख रहा है पी और आर तो सही दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या भाई, P और R जो है ये सही दिख रहा है, जो वैल्यू P है और R है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया। बढ़े आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। दे आर ईच गिवन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ की वायर दे रखी है सबको। ठीक है, The table below listed some details about the solenoid made by them। ठीक है, क्या क्या भाई, तो पहले ने जो सोलेनॉइड बनाई उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी और बीच में एयर था। दूसरे ने 3 सेंटीमीटर की बनाई लेकिन बीच में आयरन था। और तीसरे वाले ने 6 सेंटीमीटर की बनाई लेकिन बीच में क्या है भाई, तो बीच में है यहां पर एयर। ठीक है, तो अगर अपने को ध्यान में हो तो हमने ये पढ़ा था B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, तो एक बात सुनो, लेंथ तो 35 सेंटीमीटर की सोलेनॉइड कह दी है, बात खत्म कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, म्यू नॉट हालांकि कांस्टेंट नहीं है। देखो बी अब दो चीजों पर डिपेंड कर गई, एक तो म्यू नॉट पे और दूसरी किस पे भाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो पहली बात ये समझ में आती है कि देखो एक में भरा है आयरन और एक, देखो ये 6 सेंटीमीटर वाले की पहले बात करो, 6 सेंटीमीटर की रेडियस अगर होगी, सेम लेंथ का वायर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर का, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम आएंगे ना भाई। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, लेस। ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर था तो ये सेम बने भाई, बड़े रेडियस से बनाओगे तो छोटा ही नंबर ऑफ टर्न्स कम ही होंगे ना। इन दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो गए, तो इन दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम हो गए, तो इसकी कहानी अब यहां से क्लियर हो नहीं पाएगी। कैसे क्लियर होगी भाई, तो ये बढ़ते आयरन और एयर के ऊपर, तो मैंने कहा ये म्यू नॉट और म्यू आर दो चीजें भी तो आ जाएंगी ना भाई, इसकी परमिएबिलिटी भी तो आ जाएगी। तो मतलब आपको पता है अगर आयरन भरेंगे तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो है ना B2 जो है इसमें ज्यादा रहेगा, फिर आपका B1, फिर आपका B3। क्यों भाई, B2 और B1 के बीच में सिलेक्शंस क्यों लगाए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो B1 और B2 के बीच में सेम था, लेकिन इसमें B2 में आयरन भरा था तो इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा हो गई, इसलिए ये B2 ज्यादा हुआ, एयर में कम हुआ। और 6 सेंटीमीटर वाले में तो कहानी किसके आगे, नंबर ऑफ टर्न्स के, इसलिए कम हो गया। मतलब B2 इज ग्रेटर देन B1 इज ग्रेटर देन B3। चेक करें क्या एक बार, आओ चलो एक बार चेक करते हैं क्या है, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना, देखो B, B3 इज लेस देन B1 इज लेस देन B2, मतलब B2 ज्यादा है, B1 उसके बाद B3 उसके बाद, उल्टा दिया बस और कुछ।
ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव Q having a mass m moves in a uniform electric field, electric and magnetic field, electric field भी है और magnetic field भी है, ठीक है। In which of the following scenarios will the path of the charged particle be linear and described by the velocity time graph as shown below? देखो, एक velocity time graph straight line दिख रही है ना, ये velocity time graph कैसी दिख रही है? बिल्कुल straight। हालांकि यहां पर दिख रहा है कि जीरो, जब टाइम जीरो था तब भी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में कभी नहीं था, वो मोशन में ही था, है ना। इनिशियल टाइम पे भी मोशन में था, आगे भी मोशन में, और स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या होता है? ये स्लोप अल्टीमेटली आपको एक्सीलरेशन को बता रहा है। एक्सीलरेशन इसमें आपको कैसा दिख रहा है भाई? इसमें आपको एक्सीलरेशन कैसा दिख रहा है? तो इसमें आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिख रहा है ना, जीरो नहीं है एक्सीलरेशन, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन इसमें कैसा है? इसमें कांस्टेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? देखना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते ना तो ये नहीं बन पाता। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो किसी एक साइड पे चल रहा होता है, उस समय उसमें ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिल सकता। तो परपेंडिकुलर की तो कहानी खत्म कर दो, बचे क्या? पैरेलल वाले। ये और ये दोनों बातें ठीक है, पैरेलल होंगे, ये तय हो गई। कांस्टेंट चला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पैरेलल थी। लेकिन आगे देखते, particle is initially at rest and particle has an initial velocity along the electric field। भाई मुझे तो सी ऑप्शन दिख रहा है। देखो, ये रेस्ट में तो नहीं था, ये रेस्ट में तो नहीं है, ये देखो यहां पर है ना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर कुछ ना कुछ तो मिल रही है। तो मतलब आपको क्या मिलने वाला? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आ गई बात समझ में भाई यहां तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्योर रजिस्टर, ये एक प्योर रजिस्टर है, मतलब प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, यानी यहां पर इसको हम क्या कहने वाले हैं? रिएक्टेंस कहने वाले हैं। चलो, अ प्योर रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी पावर सोर्स एज शोन बिलो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, नीचे ऑप्शंस गिवन है। द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग वन फुल साइकिल इज जीरो। अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, एसी सप्लाई अगर आ रहा है, तो आपको पता है कि एवरेज करंट हमेशा कैसा रहता है भाई? जीरो मिलता है, ठीक है। द करंट इन द रजिस्टर लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं। आपको पता है I इक्वल्स टू, आप नॉर्मली लिखते हो I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड V इक्वल्स टू यहां पर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर कुछ भी लीडिंग लैगिंग नहीं होता। एंड रजिस्टर जो है वो एक एक्टिव कंपोनेंट है, पैसिव नहीं है भाई। पैसिव कंपोनेंट है कैपेसिटर और इंडक्टर, जहां पे आपको देखने को मिलता है लीडिंग्स और लैगिंग्स। मतलब आपको कैपेसिटर में दिखता है कि करंट जो है लीड कर रहा है, और इंडक्टर में करंट लैग करता है। दोनों में पाई बाय 2 से लीड और लैग होता है, इसमें नहीं होता। तो ये तो कहानी खत्म। द एवरेज पावर डेसिपेट बाय द रजिस्टर इज जीरो। जो एवरेज पावर इस पे डेसिपेट होगा रजिस्टर पे, उसके लिए कह रहे हैं कि भाई एवरेज पावर डेसिपेशन कैसा हो जाएगा? जीरो होगा। नहीं भाई, नहीं होगा, पावर डेसिपेट होगा। यहां पर पावर डेसिपेट होगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट अकेला टू सही है। क्यों भाई? क्योंकि एसी आपको पता है ऐसा चल करके आता है ये, तो यहां पर एवरेज निकालोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज जीरो हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोगों ने यहां पर IRMS वैल्यू निकालना शुरू किया था, है ना। कितना भाई? तो 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट, है ना। ये RMS वैल्यू इसलिए तो निकालना शुरू किए थे क्योंकि ये एवरेज जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, at what rate does the electric field change between the plates of a square capacitor of a side 5 centimeter if the plates are spaced 1.2 mm apart and the voltage across them is changing at the rate of 60 volt per second? alright, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आपको, है ना, यहां पर दो वैल्यूज उठा करके दी हुई है जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे सिंपली, है ना। क्या करना है भाई? तो E इक्वल्स टू V अपॉन में D, E इक्वल्स टू V अपॉन D, ठीक है, रख लेते। तो E इक्वल्स टू V अपॉन D। V की वैल्यू यहां पर गिवन है 60 और D यहां पर गिवन है भाई 1.2 mm, मतलब 0.012, है ना। मीटर में करेंगे तो इतना ही आएगा। कैंसिल आउट कर लो भाई, ये इसके बदले में 1000 कर दो, 12 से ये 5 बार में चला गया, यानी ये 500 हो गया, ठीक है।
कितना मिल गया भाई, ये 500, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हो गया 5 इंटू 10⁴, ठीक है ना। चल 5 इंटू 10⁴, ठीक है, ठीक है, 5 इंटू 10⁴ चलेगा। चलिए, ये हो गई हमारी डी ऑप्शन, यहां तक सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 3 लूप्स आर इन शो बिलो मूव इनटू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वेलोसिटी v। एक लूप p है, एक q है और एक r है। ये 3 लूप हैं जिनको है ना, इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में जाना, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, क्रॉस बन रहा मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। चल, इन विच लूप या लूप्स विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी द लार्जेस्ट एट द इंस्टेंट व्हेन द लूप एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। भाई कौन किस में सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर एंटर करोगे तो सबसे ज्यादा किस में होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें होगा। किसका एरिया ज्यादा आपको दिख रहा है, पी क्यू आर में। तो आप देखो ना, पी दिख रहा है ये मुझे इतना, ठीक है। ये पी जो है ये सबसे ज्यादा लेंथ इसकी इंट्रोड्यूस होने वाली है इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा आपको किस में देखने को मिलने वाला है, तो पी में देखने को मिलने वाला है, सबसे ज्यादा पी में, ओनली पी, ओनली पी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट is a spectrum of frequencies of AM radiation emitted due to electrons making a transition from a higher energy state to a lower energy state। हायर से लोअर पे आ रहा है, ध्यान रखना भाई, हायर से लोअर पे आ रहा है, ठीक है। The diagram below shows electrons transitions from higher energy states to lower energy states, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास में गिवन है, ठीक है, ठीक। चलो, तब कह रहे हैं which of the following spectrum most closely corresponds to the above transition। ठीक है, एक बात सुनो, अगर मोस्टली क्लोज की बात करें तो मुझे ये 3 तो बिल्कुल बराबर से दिख रहे हैं। इसके बाद कौन सा भाई, तो इसमें ये जो है ना, ये एक 2 स्टेट नीचे उतर है, ये भी एक स्टेट और ये भी एक स्टेट, ये अकेला 2 स्टेट नीचे उतर है ना। ये पहला अगर देखोगे तो ये 1 2 स्टेट, ये भी 2 और ये एक स्टेट। तो मतलब ये जो आपको दिखेगा, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नियर बाय, है ना। क्लोजली बोल रहे हैं मतलब नियर बाय में मैं बोल सकता हूं बी ठीक ठाक है भाई, बी इसके पास मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन 13 to 16 असर्शन रीजन का। 13 to 16 जो क्वेश्चन है ये किसके हैं भाई, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन। चलिए भाई, तो शुरू कर लेते हैं हमारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को। ये एक फिक्स पैटर्न है, आपको पता है, और इस ऐसे क्वेश्चंस की अब संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है, और ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगता है लेकिन इजीली ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी यहां पर भी हमें अपने मार्क्स कहीं से कहीं तक, है ना, रिड्यूस नहीं करवाने हैं, है ना। तो देखिए, असर्शन रीजन का मतलब सिंपल सी बात है, आपको 2 स्टेटमेंट्स देखने को मिलने वाली है। पहली स्टेटमेंट होगी असर्शन, और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, है ना। जो रीजन है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बात कही गई है वो क्यों है, कैसे है। तो यहां पर यही 2 बातें होती है, इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। क्या भाई, तो पहली चीज ये होती है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, मतलब जो पहले स्टेटमेंट बोली गई है उसको ही एक्सप्लेन कर रहा है सेकेंड वाला। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, तो असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक अलग फैक्ट है, असर्शन एक अलग फैक्ट है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि रीजन जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को, मतलब असर्शन किसी और स्टेटमेंट की बात कर रहा है, रीजन किसी और स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है, दोनों में कुछ भी कनेक्शंस नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। एंड इसके बाद बात है भाई, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही तो है लेकिन रीजन गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। अगली पॉइंट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, दोनों में से कोई सही ही नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं हम जरा, है ना, पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चन ये गड़बड़ करके नहीं आने हैं, ध्यान रखना भाई। चलो, स्टेटमेंट कह रहे हैं द वर्क फंक्शन ऑफ अ गिवन मटेरियल इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो
वर्क फंक्शन जो है ना वो बढ़ेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ गिवन मटेरियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। भाई जो इंटेंसिटी रेडिएशन है ना, जो आने वाली जो रेडिएशन है उस मेटल के ऊपर, उसके ऊपर वर्क फंक्शन नहीं डिपेंड करता। वर्क फंक्शन तो उस मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वर्क फंक्शन मतलब समझते हैं ना भाई कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस टू इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन्स को भाई उसके सरफेस से निकाल के इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जितनी वर्क डन करनी होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज बेसिकली वर्क फंक्शन। अब ये कैसे डिपेंड कर सकती है भाई इंसिडेंट रेडिएशन पे? भाई एक मेटेलिक सरफेस है, उसका सरफेस विल डिसाइड ना कि उससे इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी पे निकलने वाली है। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगला, एज पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। फाई मतलब वर्क फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एच न्यू जो इंसिडेंट वेव है उसकी बात हो रही है, एंड के मतलब काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो दैट कि भाई जो भी इंसिडेंट रेडिएशन आता है वो दो तरीके से एक्सपेंस होने वाला होता है। एक वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उसके सरफेस से मीट कराने में, एंड बची हुई एनर्जी एक्सपेंस होती है उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फिर से वही बात कह रहे हैं कि एज पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सारी चीजें दिख रहा है। वर्क फंक्शन जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं भाई, नहीं है। इंसिडेंट रेडिएशन का कोई वास्ता नहीं। इंसिडेंट रेडिएशन इस बात को डिपेंड जरूर करेगी, है ना, कि भाई कितने वहां से इलेक्ट्रॉन्स को हमको बाहर निकाल पाना है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेगी हम उस पर चलेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी उस पर चलेंगे। लेकिन वर्क फंक्शन विल डिसाइडेड बाय द मटेरियल ओनली, राइट। चलिए, तो मतलब बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। ऑलराइट, चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इट इज? कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब आप समझे प्योर टाइप के जो सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक मतलब इंप्योरिटीज जिसमें हम मिक्स कर देते हैं। इंट्रिंसिक मतलब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही उसमें इक्वल होंगे। तो इनका कहना यह है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपको पता कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं भैया, ये सेमीकंडक्टर्स जितने भी होते हैं इंट्रिंसिक टाइप के, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फ्री होना शुरू होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड्स फ्री होंगे तो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी ना, मतलब चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे ना। चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चलेगा, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस the average time between collisions of electrons. Obviously yes, जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो जो उनके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम था, जो कॉलिजन का टाइम था, वो क्या होगा, वो आपको कैसा होने वाला है, वो कम हो जाएगा भाई। जल्दी जल्दी टकराएंगे, वो क्या होंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सक्सेसिव कॉलिजन का टाइम रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है ना, सही कहानी क्रम है भाई। तो मतलब क्या बोलोगे, बी ऑप्शन है इसके लिए। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये टेम्परेचर की, देखो यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, क्लियर है। चल, ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात सही है, सबको यह बात पता है ना, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। ठीक, चल, तो अगली बात करते हैं हम। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब आपने वहां पर बात करी है ना, वर्क डन की, किसी चार्ज को ले जाने ले आने की अगर आपने बात करी है, ठीक है, कहां पे बात करेंगे भाई, तो मैंने कहा कि अगर आपने वर्क डन की बात करी है, ठीक है, तो ये हमेशा कैसा मिलता है भाई, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा ही वर्क डन आपको कैसा मिलता है, जीरो। आप एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाएंगे, है ना, तो आपको वर्क डन आपको मिलता है क्या भाई, देखो P cos थीटा बेसिकली, ठीक है ना, P cos थीटा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, पाई बाय 2।
एंड cos पाई बाय 2 एज यू नो दैट कितना होता है 0। आप यहां पर रख करके देख लो भाई, ये कितना हो जाएगा PE cos पाई बाय 2, मतलब ये अल्टीमेटली कितना मिलेगा 0। ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा ही है ना, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ds है कहीं पर, ठीक है। तो आप सॉरी सरफेस की बात हो रही है ना, मैं सरफेस को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मैं सरफेस को इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। चलो सरफेस की बात हो रही है भाई, चलो ठीक है। मतलब ds cos थीटा की अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, ds cos थीटा की अगर आप बात करोगे और इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाई इक्वल्स टू E डॉट ds cos थीटा की बात कर रहे थे, यहां पे ये पाई बाय 2 रखोगे तो कितना मिलने वाला, फ्लक्स जो इससे इमर्ज होगी वो कैसी मिलती है, हमेशा 90 डिग्री। वर्क डन हमेशा कैसा मिलता है इसमें, 0। तो मतलब एक बात समझ में आ रहा है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है भाई हमारे असर्शन का, है ना, दिख रहा है। तो बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion. Alright, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। आपको देख रहे हो, आपको 4 क्वेश्चन यहीं के यहीं पर दिख गया assertion रीजन से। अब ये क्वेश्चंस अगर गड़बड़ करेंगे तो हमारे नंबर्स कटेंगे भाई, है ना। ये क्वेश्चंस गड़बड़ करने के लिए आते ही नहीं है, इसमें आपको बहुत कम दिमाग लगाना होता है, सीधे सीधे स्टेटमेंट पढ़ो, आपके काम हो जाते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है, अगर आपको यहां से स्टेटमेंट मिल जाती है ना और आपको रिकॉल हो जाता है तो किसी क्वेश्चन में मदद भी मिल जाती है ना। चलो, इफ द फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इज सेम, द लेंस विद द लार्जर डायमीटर विल प्रोड्यूस ब्राइटर इमेजेस। ठीक है, लार्जर इमेज है, मतलब लार्जर अगर डायमीटर है तो ब्राइट इमेजेस बनाएगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज विद लार्जर डायमीटर आर एबल टू फोकस लाइट बेटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर है ना डायमीटर ज्यादा बड़ी होगी तो जो फोकस होगा, फोकस पॉइंट होगा, वो बेटर हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी कुछ है ना कार्यक्रम समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई, है ना। उसकी पावर के ऊपर डिपेंडेंट करता है फोकस होना, पावर के ऊपर डिपेंडेंट होता है फोकस होना, क्योंकि पावर जो है वो ही होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड गड़बड़ है मामला। तो मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। भाई अगर सही होता तब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है की बात करते, जब गलती है तो बात ही खत्म होगी, सी ऑप्शन। चलिए, तो यहां पर असर्शन रीजन को कर लें अपन, है ना, फिनिश। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना भाई। यहां पर हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका है, अब सेक्शन बी की तरफ आ रहे, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ, ठीक। तो सेक्शन बी जो है ना, देखो सबसे ज्यादा जो दुखदाई है ना वो सेक्शन ए ही होता है कायदे से। रीजन टू द पॉइंट लिखना होता है, बिल्कुल है ना, एग्जैक्टली पॉइंट लिखना होता है। क्लिक कर गया तो तुरंत के तुरंत काम हो जाता है, अदरवाइज पूरा गड़बड़ होने की संभावना है। तो सेक्शन ए को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके हमें जाना है हमारे एग्जाम में, राइट। और सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत नहीं घबराना, आपको करना क्या, थ्योरेटिकल जितनी भी क्लासेस है उसको डीपली एक बार समझना है, सीखना है। और उसके लिए हम लोगों ने है ना एक 75 हार्ड डेट चैलेंज भी रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत हम कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ चैप्टर्स अभी आने वाले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है, आपके फ्री स्पेशल क्लासेस की। वो क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड SK05 का कोड यूज करना भी ना भूलें, ऑलराइट। चलिए, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन करके ये जो सेक्शन ए है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड एडिशनली मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं आपके लिए एक सीरीज, जिसमें मैं कराने वाला हूं आपको असर्शन रीजन एंड एमसीक्यूज। जी हां, सेक्शन ए की तैयारी कराने वाला हूं मैं फुल ऑन फुल, क्योंकि बेटा 16 नंबर बहुत होते हैं अभी तो। 16 मार्क्स ये बहुत होते हैं, ये 16 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के मुश्किल से 25 मिनट के अंदर आ जाते हैं, 25 से 30 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम इसको, है ना। 30 मिनट के अंदर हमारे ये 16 नंबर पैक होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा होने के लिए आपको पता है ना कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल है ना क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ऑलराइट। चलिए, तो हम मिलेंगे हमारे स्पेशल सेशंस में भी। चलिए हम सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी से आपको है ना थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो थोड़े से बत्ती रख पाते हो आप। खैर, बत्ती नहीं देना भाई, टू द पॉइंट एग्जैक्टली लिख करके आओ, बेहतरीन लिख करके आओ, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं ना, हमारे पास में क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन इन होल कंसंट्रेशन विद डोपिंग कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, ऑलराइट। Why does the hole concentration reduced when pentavalent doping is increased? सी ना, इस ग्राफ पे आते हैं। पहले तो मैं आपको वो डोपिंग की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। देखो, दो तरीके की डोपिंग है, एक ट्राइवैलेंट और एक पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब कितनी वैलेंसी, 3। अच्छा, 3 वैलेंसी होगी तो आपको क्या लगता है ये
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रिएट करेगा कि होल्स? आप तो नॉर्मली सोच लो कि भाई किसी के बाहर में 3 वैलेंसीज है तो अभी ऐसी बात है वो डोनेट करेगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो भैया कह लो ना इधर के वो होल्स होंगे। जब आपको होल्स मतलब अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनानी होती है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनानी होती है, तो आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को डोप करते हैं। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज, है ना। जो इंट्रिंसिक टाइप, जो प्योर टाइप की सेमीकंडक्टर थी उसमें हमने कुछ इंप्यूरिटी ऐड करी। अगर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करी मतलब मैं पी टाइप बना रहा हूं। और अगर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करी, पेंटावेलेंट मतलब 5, अगर किसी के पास 5 वैलेंसीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा भाई। तो देखो जनरली ये जर्मेनियम और सिलिकॉन्स के साथ में हम ये इसकी डोपिंग करते हैं। मान लो सिलिकॉन की मैं बात करूं तो सिलिकॉन के साथ में जैसे 5 वैलेंसीज वाले को मैंने अगर उतारा, भाई पेंटावेलेंट टाइप उतार रहा हूं, तो इसके चौथे और पांचवें इलेक्ट्रॉन्स तो भाई क्या कर जाएंगे, चौथे और पांचवें इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे, है ना, सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड्स बना करके रुक जाएंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री रहेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री रह गए तो ये कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसका चार्ज कैरियर बनेगा ना। और जिनमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होती है चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होगी जिसमें चार्ज कैरियर्स, वो सीधी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एक बात बताओ, जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स किया तो 2 होल्स को तो उसने रिकंबाइन कर दिया ना भाई। 5 थे, 5 में से 2 ने क्या किया, जो पहले से थर्मली जो जनरेटेड थे होल्स उनको रिकंबाइन करने में खर्च कर दिया। अब बचे 3 ही है ना, तो आपको होल्स की संख्या में कमी आएगी ना। होल्स की संख्या में क्या आएगी, कमी। देखो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है हीट, थर्मल। भाई उसमें हीट प्रोड्यूस करोगे, उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, नए होल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जनरेट होंगे और वहां से आपको कंडक्शन मिलेगा। लेकिन थर्मली जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, मैंने क्या किया, उसमें इंप्यूरिटी मिलाई, बाहर से एक्सट्रिंसिक बना दिया, पेंटावेलेंट मिला उसमें। तो पेंटावेलेंट के जो चौथे और पांचवें इलेक्ट्रॉन्स कह लो, वो जाकर के होल्स के साथ में रिकंबाइन हो गए, तो होल्स की संख्या कम हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होने लगी, बढ़ गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं, ये ग्राफ में यही चीज दिखा रहे हैं, ये देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रही है इसमें यही चीज दिख रही है कि होल कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा थी, जैसे जैसे आपने डोपिंग बढ़ाना शुरू करी, ये होल कंसंट्रेशन आपकी क्या होने शुरू हो गई, तो ये होल कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने पेंटावेलेंट मिला है। पेंटावेलेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो होल्स के साथ में रिकंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, आइए जरा हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, फाइन। When an intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurities, the number of electrons increases much more than the thermally produced electrons. Right? अगर मैंने पेंटावेलेंट मिलाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, तो वो जो थर्मली प्रोड्यूस होल्स थे उनसे ज्यादा थे, तो ये क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन। This causes the thermally generated holes to recombine with the electrons generated, thereby decreasing the number of holes. अब ये सी बात है, होल्स डिक्रीज होने शुरू हो गया। ठीक है, एज द डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज, डोपिंग कंसंट्रेशन को और अगर बढ़ा दोगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, कॉजिंग मोर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, हेंस होल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। हम चाहते भी यही थे कि होल कंसंट्रेशन उसमें डिक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तभी तो भाई उसको एन टाइप कहोगे ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो एन टाइप। क्लियर होगी बात। चल अगला क्वेश्चन। अच्छा, बड़े ही सस्ते सस्ते सवाल आते हैं ना। देखो कभी भी आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने बात को, कभी भी आपको ये 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कभी तकलीफ नहीं देते। ये बड़े है ना सुधरे टाइप के होते हैं, शरीफ टाइप के होते हैं, ये बन जाने वाले होते हैं, है ना। तकलीफ जो पेन जो देता है ना, वो कहते हैं ना कि छोटा सा कांटा कहीं पे अगर चुभ जाता है ना वो बहुत दुखता है, बड़ा सा कट लग जाता है वो थोड़ा कम पेन देता है, वो छोटा वाला बहुत पेन करता है। तो ऐसी वाली बात है। वो जो 16 नंबर थे ना शुरू के, उसमें से वो 4 एक नंबर का हमारा वो असर्शन रीजन हटा दो, 12 नंबर जो आपके दिख रहे थे ना, वो थोड़े से समझदारी भरे होते हैं, मतलब थोड़े अच्छे होते हैं, कभी भी उसके लेवल अप्स हो जाते हैं। यहां पे आप कुछ कर पाते हो, यहां पे आपके पास ऑप्शन होता है, आपके हाथ पर चलते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए पढ़ना होता है ना। ऐसा भी नहीं कि मतलब ठीक है सर ने अब कह दिया आप तो बढ़िया मस्त जाएंगे सीधे फोड़ के आ जाएंगे। भाई फोड़ना है, बेहतरीन वाला फोड़ना है। देखो फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है आपके सीबीएसई में जो सबसे ज्यादा टाइम पे, समझ रहे हो ना बात को भाई, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन इसी में आता है।
ये डाइसी सा सिस्टम जो आजकल मतलब नया वाला वर्ड है ना, डाइसी सा सिस्टम जो बना हुआ है, ये फिजिक्स के साथ भी होता है, कभी भी धोखा हो सकता है भाई, कभी भी हो सकता है। इसलिए है ना इसमें डीप नॉलेज चाहिए, इसमें है ना एक सोच चाहिए। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ इमोशन, राइट। तो भैया अगर आपको इमोशनल होना है ना तो उसके साथ है ना प्रेम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके इमोशन को समझ पाओगे। आओ चलो जरा टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं कि लैम्डा एक अल्फा पार्टिकल के लिए और लैम्डा एक किसके लिए भी, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, इन दोनों की वेवलेंथ की बात हो रही है ना, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। आर द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली। ये अल्फा पार्टिकल का है और ये प्रोटॉन का, ठीक है ना। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स फॉर व्हिच wavelength of alpha particle is greater than wavelength of protons and wavelength of alpha particle is equal to wavelength of proton। ये बहुत ही आसान सा, एक ही तो इसमें एक ही तो इक्वेशन थी है ना, एक मात्र इक्वेशन थी, उसी के ऊपर बेस्ड है। वो इक्वेशन क्या थी भाई, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी मोमेंटम, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच अपॉन ये हो गया भाई एम वी, एच इक्वल्स टू क्या हो गया एम वी। अगर मैं यहां पे कहता हूं आपके साथ में, जरा देखना, लैम्डा है ना, लैम्डा पी की अगर बात करता हूं तो देखो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिख लो, और ये एच है ना अल्फा पार्टिकल के लिए अगर कहता हूं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपको पता है ना मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करोगे तो ये कितना होता है भाई, तो ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, 4 टाइम्स होता है ना मास ऑफ प्रोटॉन के। एक काम करो ना, यहां पे ले आकर के रख दो H अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह 4 टाइम्स ऑफ MP, ठीक है ना, एंड V अल्फा एंड V अल्फा। अब एक बात समझो, अगर इन्होंने कही एक कंडीशन है ना, लैम्डा अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा पी, अगर इस कंडीशन की आप बात करना चाहते हो, आपके पास में 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आपको कहना है कि ये अल्फा देखो, लैम्डा अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा पी। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को रख दो ना, जरा देखो, लैम्डा अल्फा की जगह पे रखो तो ये आप कहोगे H अपॉन 4MP V अल्फा इज ग्रेटर देन, P की जगह पे लिखो H अपॉन MP VP। बेटा से एक बात बताओ, सब कुछ तो कट पिट गए, सब कुछ कट पिट गया, आपको क्या दिखेगा 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 4, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है आपको। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, कि ये जो होना चाहिए है ना, ये जो होना चाहिए 1 अपॉन, मतलब इनके दोनों के वेलोसिटीज में रिलेशन था, ये मिल चुकी है हमें इन दोनों की वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप, किसके भाई, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स के बीच में। और अगर आपको इक्वेट करना है सेकंड वाले के लिए, यही सेम कहानी होगी, यहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। आओ चलो देखते हैं, यही काम करेंगे हम, इक्वल्स टू लगा देंगे बस। तो देखो ये हमें रिलेशनशिप मिला, ये हमें रिलेशनशिप मिला, दिस वन, ठीक है ना, और ये रिलेशनशिप इन्होंने कहा कि ये ग्रेटर होना चाहिए, तो मतलब 4MP और H अपॉन में MP VP, ये कहानी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट खत्म, ये प्लैंक्स कांस्टेंट खत्म, और इसके साथ में आपका क्या खत्म भाई, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ में आपको ये मास ऑफ प्रोटॉन उड़ा दो, ये आपको क्या मिला, तो यहां पे आपको मिला VP इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ, VP इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ V अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी से 4 गुना होना चाहिए भाई। तो देखो द अबव कंडीशन फॉर VP इज ग्रेटर देन 4V अल्फा, मतलब लैम्डा अल्फा विल बी ग्रेटर देन लैम्डा पी, है ना। ये वेवलेंथ जो है अल्फा पार्टिकल का वो ज्यादा होगा वेवलेंथ प्रोटॉन के, है ना, यही कंडीशन है तभी हो सकती है। यही काम करना है यहां पर भी, यही काम करना है यहां पर भी, इक्वेट कर दो, दोनों के इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो VP को क्या लिख लूंगा अभी इसकी इस बारी, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इज इट, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब क्या, तो ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे इक्वल, दोनों के वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे इक्वल, कब, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब।
खत्म बात। मैंने बोला ना इसमें आपको बहुत ही सस्ते सवाल पूछे जाते हैं जो आपके बनने के लायक होते हैं। एक अच्छा इस वाले चैप्टर के अंदर में एकमात्र यही इक्वेशन पढ़ी थी ना, ऐसा भी नहीं था ना कि इसमें खूब सारे इक्वेशंस आपने पढ़े थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा इधर डायग्राम भी है, चलो भैया इसको साइड कर। देखो, कंपेयर द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज शोन बिलो इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज सेम इन बोथ द केसेस। ये दो आपको दिख रहे हैं, एक प्लेनो कॉनकेव है और एक प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, प्लेनो कॉनकेव और एक प्लेनो कॉन्वेक्स, ये दो आपको दिख रहे हैं। इन दोनों में आपको कह रहे हैं कि फोकल लेंथ को कंपेयर करें। तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बोला भी था कि लेंस मेकर फॉर्मूला भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा पेपर में। ये देखो सैंपल पेपर में भी दिख रहा है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो 1/f इक्वल्स टू आप क्या कहते हो, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ, समटाइम्स ये म्यू की जगह आप ऐसा भी देखोगे, ये भी देख सकते हो, है ना, तो घबराना नहीं। यही होता है ना फॉर्म, यही होता है ना फॉर्म। तो मान लो मैं पहले वाले की अगर बात करता हूं, ठीक है, पहले वाले की बात करता हूं, देखना यहां पर कुछ कह रहे होंगे, कंपेयर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज शोन बिलो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्व्ड सरफेस इन द सेम इज द सेम, है ना, और कर्वेचर और कर्व्ड सरफेस इज द सेम इन बोथ केसेस। मतलब रेडियस वेडियस सब कुछ सेम है, तो मैं ये दोनों को मान भी लेता हूं, दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं। तो इसकी बात कर लो भैया, ये ईटा वगैरह सब कुछ सेम है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिख रही है ये सेम है। ठीक है, चलो तो मैं अब क्या काम करूं, मैं बोलता हूं जरा देखो, मैं हटाता हूं भाई, मैं म्यू लिख रहा हूं, समटाइम्स सम बुक्स में आपको वो देखने को मिल जाता है एन से भी डिनोटेड, है ना, ईटा से। चलो तो आप मुझे एक बात बताइए फटाफट, 1/f, पहले वाले डायग्राम के लिए 1 कह लेता हूं, चलो, म्यू माइनस 1 1/r1 1/r1 माइनस 1 इनफाइनाइट। क्यों बेटा जी? क्योंकि ये कैसा है, ये प्लेन है, प्लेन है मतलब इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये कैसा लिख लो, ये नेगेटिव लिख लेता हूं। तो 1/f1 आपको क्या मिल गया, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 कर लो नेगेटिव। ठीक है, ठीक ठीक है, इसको चाहो तो r भी रख सकता हूं मैं नॉर्मली, है ना, r ही है दोनों की रेडियस, तो r1 लिखने के बजाय पे मैं नॉर्मली r कर देता हूं। चलो अब अगले फॉर्म में देखो, दूसरे वाले के लिए करते हैं, 1/f2 की बात करो तो भाई वही फॉर्मूला तो वही होना है, म्यू माइनस 1। ठीक है, चलो दूसरे वाले में भी यही काम हो गया भाई, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है फॉर्मूला। तो म्यू माइनस 1, देखना 1/r1 की बात करोगे, प्लेन है, पहला वाला प्लेन है, तो इसकी तो रेडियस कैसी होगी भाई, तो ये हो गई 1/∞ माइनस ऑफ ये दूसरे की नेगेटिव ही होगी ना रेडियस, ये सरफेस जो है तो इसकी रेडियस कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ r, मतलब ये मिल गया आपको म्यू माइनस 1, है ना, 1/r प्लस का 1/r, तो 1/f2 हो गया आपका क्या, म्यू माइनस 1/r, मतलब यहां से f2 अगर निकालोगे तो r अपॉन म्यू माइनस 1, और यहां से अगर f1 अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो r माइनस ऑफ r अपॉन म्यू माइनस 1। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या, है ना, कंपेयर द फोकल लेंथ, चलो ठीक है, f1/f2 करा देता हूं, f1/f2 करके बता दो, तो f1/f2 करोगे तो माइनस ऑफ r म्यू माइनस 1 अपॉन, इसको अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा भाई, r अपॉन म्यू माइनस 1, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मतलब f1/f2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/1, मतलब 1:1, नेगेटिव ऑफ 1:1, क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ 1:1। अभी इससे सड़ा क्या है भाई, अगर इसकी डेरिवेशन पूछ लेते तो ज्यादा तकलीफ थी, ये तो सस्ता सा सड़ा सा काम पूछ लिया ना भाई, इसमें क्या ही जा रहा है, डेरिवेशन पूछता टाइम कंज्यूमिंग भी थी, ये तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ऑलराइट, आई होप ये बात क्लियर है आपको, क्लियर है। चलो ये देख लो भाई, हम लोगों ने जो किया, मैंने बोला था ना कि एन से भी आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है ना, एन से भी आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, यही है ना, -1/1 -1/1। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20th, 20वें क्वेश्चन में। अब देखो आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे से पता होगी ना, बड़े क्वेश्चंस हमेशा ही ऐसे पूछती है सीबीएसई में कि भाई आपको है ना एक उसी में ए बी पार्ट कर करके, है ना, उसी में पार्ट ए पार्ट बी कर करके भी पूछी जाती है। ऑल राइट, चल देखो, टू कॉपर वायर्स पी एंड क्यू आर
द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड इन पैरेलल। ठीक है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन और कॉपर वायर है, मतलब ऐसा कहना चाह रहे दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। ऑल राइट, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 12 if the length of wires P and Q are in the ratio of 1:2, find the ratio of drift velocities of the electrons in wires P and Q। देखो भाई, मैंने आपको जितनी भी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस करते समय जहां जहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, मैंने बोला था कि उस चैप्टर से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन होना है मतलब होना ही है। ये अभी भी गांठ बांध लो, अभी से भी बांध लो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखे इससे क्वेश्चन आएगा, तय है आएगा। सीधे डेरिवेशन भी आ सकते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको और भी क्या चीज, भाई जो पिछला वाला भी मैंने बोला था लेंस मेकर फॉर्मूला, भैया ध्यान रखना उस पर क्वेश्चन होंगे तो होंगे। अच्छा, इसमें अभी आपको क्या करना है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशनशिप पता है। मैं चलो अभी इसको सिस्टमैटिकली कराऊंगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बोलता हूं। देखो, I = NEAVD, ये आपको पता था, पहले से पता है। ये क्या है भाई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये करंट है। और इसके बाद में आपसे है ना रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। R = क्या होता है बेटा, तो ρL/A होता है। क्या होता है, ρL/A होती है ना। और अगर आप बात कर रहे हो अब R = ρL/A की, तो इस टर्म को इसके अंदर में इंट्रोड्यूस करा दो, इस एरिया की जगह पे इसको इंट्रोड्यूस करा दो, बात खत्म हो गई है ना। एरिया की जगह पे इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा देंगे, बात हो जाएगी। ठीक है, आओ चलो हम जरा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कर रहे हैं कि सिंस द वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द बोथ वायर्स विल बी सेम। पोटेंशियल तो सेम ही होनी। टू वायर्स हैव सेम रेजिस्टिविटी रो, क्योंकि उन्होंने बोला था सेम कॉपर की बनी है तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, अच्छा है ना। लेट द लेंथ ऑफ वायर P and Q विल बी L1 and L2, है ना। एक की लेंथ L1 है, दूसरे की L2, क्योंकि बाद में डबल करना है ना दूसरे वाले को। तो देखो, I = NEAVD हमें पता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, और L1/L2 कितना बेटा, 1/2। इन्होंने कहा है कि P/Q, यहां पे इन्होंने कहा है कि भैया ये P/Q को आपको खुद से लेना है, P/Q = 1/2। इसी को मैं L1/L2 कह रहा हूं। ठीक है, चलो तो अब एक बात समझो, V = RI होता है। R की जगह पे क्या लिखना है, ρL/A × I, ρL/A × I। अब एक बात सुनो भाई, अब फटाफट से हम जरा देखते हैं। V = ρL/A को एज इट इज छोड़ो, इस I की जगह पे NEAVD 1 लिख देता हूं। अगर पहले वाले वायर की बात कर रहा हूं तो NEAVD 1 कर दिया। Q वाले वायर के लिए बात करो तो ρL/A NEAVD 2 कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों के इक्वेट कर दो, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो ρLA, इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो यहां से देख लो, मैं एक बार बनाता हूं, ρL1/A। ठीक है, देखना, ρL1/A है ना, NEAVD1 = ρL2/A NEAVD2। भाई आप है ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मैं अभी है ना पूरी वैल्यूज इसमें ले आकर के रख करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है ना। आपके जितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, आपको यहां से मिलेगा क्या, तो देखो रो खत्म, NEA सब कुछ खत्म, यहां पे आपको मिल जाएगा L1 VD1 = L2 VD2। अब L1/L2 कर दो इधर, है ना, L1/L2 कर दो। ठीक है, इधर साइड में क्या बन जाएगा भाई, तो VD1/VD2। L1/L2 की वैल्यू आपको पता है यहां पर दी गई है कितनी भाई, L1/L2 अपने को 2 दी गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, VD2 = twice of VD1। ठीक है, 2:1। ठीक है, hence the ratio of drift velocity of electrons in P and Q is 2:1। दिख गया, 2:1। ठीक, ये देख रहे ना, 2:1। P and Q के लिए आपको 2:1 मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसानी के साथ। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे कुछ सवाल है, कुछ अच्छा ही सवाल है और है बहुत ही इजी, मतलब टाइम कम लेंगे। ये जो पेपर है पूरा का पूरा बहुत सिंपल पेपर था, है ना, बहुत कम टाइम में होने वाला पेपर था, इसके लिए 3 घंटे है ना ज्यादा ही थे। चलो देखो,
The image below shows a setup of a device that is used to increase the diameter of light beam from a laser. एक फिर से बात बताओ, आप सबको पता है ना इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ने हैं। अभी तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं भी डेरिवेशन नहीं पूछा कि भैया एक काम करो चलो डेराइव करके हमको बता दो, कहीं नहीं पूछे। और ना ही कहीं पे आपसे अभी तक में न्यूमेरिकल पूछे गए कि ये लो बड़ी बड़ी वैल्यूज, चलो करो कैलकुलेशन, निकालो जरा वैल्यू, डेसिमल में मल्टीप्लाई हो रहा है चल रहा, नहीं पूछा भाई। सिंप्लीफाइड है बिल्कुल। अभी आखिरी में एक दो डेरिवेशन, एक दो न्यूमेरिकल्स अभी आएंगे, वहां पर भी देखना आपको कहीं लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं पूछने हैं, है ना, आपको परेशान करने वाले सवाल नहीं देने हैं। इवन अगर अभी तक देखोगे ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी यूज नहीं हुआ है। हालांकि इस सैंपल पेपर की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, होगा भाई, आपके पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से यूज हो। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो वो आपको कॉम्प्लिकेशंस लगता है ना, स्पेसिफिकली मैं बायो वाले भैया दीदियों से बात कर रहा हूं कि भैया उनको ऐसा लगता है ना कि अरे यार सर वो डेसिमल्स आ जाएंगे, फिर उनका प्रोडक्ट निकालना, फिर वो है ना कुछ पावर्स में कुछ सॉल्व हो रहा होगा, कुछ बड़ी अजीब सी विचित्र विचित्र से नंबर्स नहीं आएंगे भाई। अपने फिजिक्स से ज्यादा तो आप केमिस्ट्री में जो आप सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में करते हो उसमें ज्यादा डेसिमल्स और कैलकुलेशंस है, उतने भी नहीं आएंगे। तो भाई बिल्कुल है ना, रिलैक्स रहो, काम रहो, बस कॉन्फिडेंट रहो। और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? चैप्टर्स कंप्लीशन होने पर, है ना, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस करने पे। तो आपको फिर से याद दिलाते चलूं कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है दोनों ही चीजों की, फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन एप्लीकेशन एंड स्पेशल सेशंस ऑन यूट्यूब वेयर वी विल डिस्कस PYQs and already we discussed PYQs, है ना। कुछ चैप्टर्स के हम कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स के करने वाले हैं। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करा रहा हूं मैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले चैप्टर कंप्लीट करना है थ्योरेटिकली एप्लीकेशन से, एंड इसके बाद आ जाना है आपको यूट्यूब पे, जहां पर आप करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। देखो अब फिर से मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जब आप बात कर रहे हो तो देखो उसी तरीके का सवाल आया ना। क्या कह रहे हैं कि एक अरेंजमेंट यहां पर दिया गया है, ये अरेंजमेंट काय के लिए दिया गया बेटा? तो ये कहना चाह रहे हैं कि डायमीटर एक लेजर की है ना बढ़ानी है, मतलब लाइट की जो डायमीटर है वो बढ़ानी है। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक लाइट बीम डाला, यहां फोकस पे आया, ये फोकस ही है ना भाई। दोबारा इस लेंस के लिए अगर ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो ये लाइट बीम पैरेलल जाएगी। तो जब पैरेलल जा रही है तो देखो यहां पर आपको डायमीटर ये छोटू सा दिख रहा है, ये आपको छोटू सा दिख रहा है, यहां पे आपको डायमीटर बढ़ा हुआ दिख गया। ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट बताओ कोई और, एक तो हमने ये बना दिया, और अरेंजमेंट बताओ जिससे कि ये काम हो जाए। ठीक है, शो हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ये तो आपको एक दिख रहा है कि ये काम हो रहा है। अब कहते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस को यूज करो आप और तब बनाओ। ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं कि यहां पर दोनों कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया गया। Lens can also be arranged to increase the diameter of a light beam. Your answers should include how the two lenses should be arranged and the distance between the two lenses, है ना। Note that the rays in both the incident and emergent beam are parallel. ये ध्यान रखना है कि इंसिडेंट बीम भी कैसी थी, पैरेलल, और ये इमर्जेंट बीम भी कैसी थी, पैरेलल। दो कॉन्वेक्स के साथ में इस्तेमाल किया, कॉन्केव के साथ में इस्तेमाल करके बताओ। तो चलो ना कर देते हैं, ये लो, बहुत आसान है बेटा, ये तो क्लास 10th में पूछा जाना चाहिए था। ये हो गई आपकी एक कॉनकेव लेंस, ये आपकी एक कॉनकेव लेंस होगी। ठीक है, चलो मैंने एक लाइट बीम डाली और ये लाइट बीम यहां से जाकर के क्या हो गई भाई, इमर्ज हो गई, थोड़ी सी बाहर। अब क्या हो गया, तो मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने एक बना लिया, क्या, ये हो गई हमारी एक कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब देखो इसका तो फोकस यहां पर होगा, इसका फोकस यहां पर होगा, मतलब ये हो गया बेटा जी इसका क्या, F1, ये हो गया इसका F1। और इस लेंस के लिए यहां पे इसको कर दो क्या, F2। मतलब ये सेकेंड लेंस का यही पॉइंट, यही कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। सेकेंड लेंस के लिए यही कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, ये फोकस होना चाहिए। देखो ये जो लाइट बीम आ रही है ना, इसके लिए यही फोकस होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये अब ये अगर फोकस पे रखोगे तो यहां से ये लाइट बीम्स कैसी हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट बीम भी पैरेलल है, इमर्जेंट बीम भी पैरेलल है, इंसिडेंट भी पैरेलल है, इमर्जेंट भी पैरेलल है। ठीक है, और बीच और ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पर ये जो आपको फाइनल फोकस जो मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 माइनस, इसके लिए इसको माइनस कर दो, प्लस 1/f2। ठीक है,
-1/f इक्वल्स टू -1/f1 प्लस 1/f2। भाई ये कॉनकेव के लिए तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ प्राइमरी फोकस तो उधर ही होगा ना, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसका फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फोकल लेंथ बन जाएगी। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बोलो इसमें क्या है का टाइम लगा, भाई क्या था, ये कुछ नहीं था। अगला सवाल जरूर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है बेटा, है ना, नो डाउट थोड़ा सा अच्छा है। लेट्स सी, कह रहा है ग्लास बीकर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है ना, हैज अ कर्व्ड बॉटम विच इज, है ना, जो सोन बिलो, ठीक है, नीचे दिया गया है। अ प्लास्टिक कॉइन रिमेन सबइमर्ज्ड इन वाटर एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये रहा भैया डायग्राम, एक बार रीड कर लेते हैं, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर एन ऑब्जर्वर सीज द कॉइन इन द वाटर एंड इमेज इन द मिरर। If the image formed by the curved mirror seen by the observer at the distance of 15 centimeter from the surface of the water, what is the focal length? The curved surface, assume the silvered curved surface act as a spherical mirror. चलो भैया आओ डायग्राम पे देखते हैं, डायग्राम दिखाता हूं मैं, यहां से आपको समझ में आ सकता है। देखो ये ऑब्जर्वर यहां पर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, ये ऑब्जर्वर की आंखें, ठीक है। ये पानी भरा है एक बीकर के अंदर और ये नीचे जो दिख रहा हो ना, ये है मिरर, ये आपका मिरर। और इसकी डेप्थ कितनी है बेटा, तो यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर पे एक कॉइन रखा है, ये 5 सेंटीमीटर पे एक कॉइन रखा है। अब यहां पर हमें बात करनी है ना, यहां पे हमें बात करनी है, ठीक है ना। क्या भाई, तो कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो देखो एक सिंपली अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं, जरा देखना, ये तो पहले वाले का आंसर हो चुका है ना, सेकेंडरी के दूसरे की बात करता हूं। देखो एपरेंट डेप्थ यहां पर कितना था, ये देखो एक बार फिर से मैं इसको बना देता हूं। ऐसा बीकर था, यहां पे ऑब्जर्वर है एयर में, ठीक है ना, ये वाटर लेवल थी, ठीक है, यहां कहीं पे कॉइन था, ये आपका कॉइन था भाई, और यहां से यहां तक ये जो डेप्थ है ये आपकी 5 सेंटीमीटर की थी, और ये जो टोटल डेप्थ थी यहां से यहां तक की, है ना, ये मिरर की, ये आपकी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, ये आपका मिरर था, ठीक। इसमें भरा है पानी, इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक। अब देखो एपरेंट डेप्थ कितना दिखेगा उसको, तो उसको 15 सेंटीमीटर, उसको कैसा दिखने वाला भाई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो रियल डेप्थ क्या है, तो n टाइम्स ऑफ एपरेंट डेप्थ, है ना। रियल डेप्थ हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे भाई, रियल डेप्थ इज n टाइम्स ऑफ एपरेंट। n मतलब क्या भाई, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम ऑफ, है ना, एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था और ये 15, मतलब कितना मिलेगा आपको, 20 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ कितनी मिलेगी उसकी, 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलो फॉर कॉनकेव मिरर u इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर, v कितना मिल जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर, है ना, 20 माइनस ये 20 माइनस ये 10, आपको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकाला भाई। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मिरर के लिए काम करना है ना। 1/10 प्लस 1/-5, f इक्वल्स टू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब इससे आसान सा क्या ही चाहिए, हाँ बस विजुअलाइजेशन चाहिए, यहां पे ये वाला विजुअलाइजेशन चाहिए भैया आपको, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर दम, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है भाई इतनी सी बात, जल्दी से बता दीजिए तो बढ़ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई इफ द 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस मेंशन्ड बिलो आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, शो योर कैलकुलेशन। ये देखो कितना सवाल सस्ता सा है। यहां पर हम एक काम करते हैं, हम एक बार है ना कैलकुलेशंस निकालते हैं, इसके बाद में आपको अगर एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी तो एक्सोथर्मिक, अदरवाइज एंडोथर्मिक। चलो देखते हैं। ठीक है, देखिए
आपको क्वेश्चन तो पहले देख, ये सारी डेटा क्वेश्चन में दी जाती है, ये और अच्छी बात, ये सारी डेटा आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है, तो आपके लिए पहले ही काम आसान हो जाता है। क्या क्या दिया भाई? तो ये लिथियम के लिए गिवन है ना, हीलियम एज अ प्रोडक्ट है, यहां आपको दिख रहा है एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, और यहां पर लिथियम और हीलियम ये दोनों मिलाकर के ये एक न्यूट्रॉन प्लस बी। तो देखो इनके मासेस आपके पास में गिवन है, इनके मासेस आपके पास में गिवन है, सबके मासेस गिवन, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे सीधे किस पे, तो भाई रिएक्शंस के ऊपर। तो रिएक्शंस देखो ना, पहली रिएक्शन देखो, है ना, 1173, ठीक है। चलो देखो, यहीं पे आ जाता है, छोड़ो यहीं पे आ जाता है, यहीं पे देख लेते हैं ना। देखो अगर पहले में बात करोगे, क्योंकि वो है ना बार बार स्क्रीन मिट जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखो, रिएक्टेंट्स की तरफ मासेस देखते हैं हम, है ना। रिएक्टेंट्स की तरफ अगर मासेस अगर आप देखते हो, है ना, ये रिएक्टेंट्स की तरफ अगर मासेस देखते हो तो आपको क्या देख रहे हैं? देखो ये, इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो ये देखो ये, ठीक है, प्लस आपको लिथियम, ये दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब प्रोडक्ट के साइड पे क्या है? हीलियम है, और वो भी कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो मैं काम करता हूं इसी में 2 इंटू हीलियम कर दो, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना 2 इंटू ये 4.0026, ठीक। और इन दोनों को, ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे थे, मतलब 1 प्लस 0. सॉरी, इसको अगर आप करोगे, है ना, 1.00728 प्लस 7.0160, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड ऑन करते हो तो देखो ना, ये नॉर्मली देख लो, 8 8 6 2, ये देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है। हाँ, ठीक है, करना पड़ेगी, है ना, प्रॉपरली करके देता हूं, देखो जल्दी से। यहां पे डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट दिख रहे हैं, यहां पर 4 दिख रहे हैं, तो एक और 0 ले लो, यहां पे एक और 0 ले लो, ये 8 का 8 रहने दो, ये 2 का 2 हो गया, 6 और 6 12 13, ये 2 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, ये 0 0 हो गया, और 718 हो गया, ये मिलेगा 8.02328। और अगर यहां पर देखोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके दिखाओ, तो ये हो गया भैया 56 62, है ना, 26 टू क्या हो जाएगा भाई? 52, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। ये आपको 0 0 4 2 8, 4 2 8, तो मतलब 8.0052, 8.0052। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है क्या कि देखो ना 8.02328, भैया करना है ना, कुछ वो मत कर देना इसमें, 8.0052, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? ये रिएक्टेंट साइड पे, ये रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना, और जो प्रोडक्ट बना है इसकी एनर्जी कैसी दिख रही है आपको? कम दिख रही है, यानी शुरू में ज्यादा एनर्जी थी और जो प्रोडक्ट बना वो कम एनर्जी है। इसका मतलब क्या? एनर्जी गई कहां? तो आपने कहा कि सर इसमें से एनर्जी बाहर निकल गई, मतलब ये कैसा बन गया? एक्सोथर्मिक। ये कैसा बन गया? एक्सोथर्मिक। इससे सस्ता और इससे सड़ा सवाल क्या चाहिए भाई? आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड को निकाला, अगर रिएक्टेंट्स का ज्यादा एनर्जी दिख रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिख रही है, मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर ये उल्टा होता तो मैं एंडोथर्मिक कह लेता। पहला आपको क्लियर हो गया एक्सोथर्मिक, भैया एक्सोथर्मिक, ठीक है। पहला अगर आपका एक्सोथर्मिक क्लियर है तो दूसरे वाले की बात करो, चलो इसकी बात करो। ये रिएक्टेंट साइड है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये रिएक्टेंट साइड है, लिथियम और हीलियम, इनको ऐड करो जरा, लिथियम और हीलियम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो 7.0160, है ना, और 4.0026, लो भैया 6810 पॉइंट, है ना, 7 और ये 4 11, ये आपको मिल गया क्या? रिएक्टेंट साइड। ये आपको क्या मिल गया? ये रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पे आओ, प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या क्या मिलना है भैया? तो देखो एक, इन दोनों को ऐड करना है ना, ये तो मिला आपको 1.0087, और ये है आपका 10.01294, ये 4,
11.0, देखो ये 11.0186 और यहां पे 11.02164, ये आपको ग्रेटर दिख रहा है, मतलब ये आपका क्या था बेटा, ये आपका रिएक्टेंट साइड था और ये आपका प्रोडक्ट साइड था। तो आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी है ना, 0.021 है, तो प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी है, रिएक्टेंट में कम है। तो आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट जब बना तो उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई, जो रिएक्टेंट था उसमें कम एनर्जी थी, तो इसका मतलब ये एनर्जी कहां से आई, तो ये एनर्जी लेगा। लेगा मतलब क्या होगा बेटा, तो एंडोथर्मिक, मतलब इसने क्या किया, इसको एनर्जी चाहिए। और ये वाला आपको कैसा मिला था, तो ये आपको मिला था एक्सोथर्मिक। आई होप मेरी बातें क्लियर है, आई होप मेरी बातें क्लियर है। और ये भी बता रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब क्या चाहिए भाई, इससे सड़ा सवाल क्या ही लोगे, क्या करेंगे भाई, है ना। ऐसा पेपर आ जाए तो फोड़ के आना है भैया, है ना, फुल आउट ऑफ फुल वाले टाइप के क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी कटने नहीं चाहिए, एक छोटू सा नंबर नहीं कटना चाहिए। क्लियर है क्या यहां तक का मामला। चल, और भाई अभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी अगर किसी को तकलीफ हो रही, किसी को लग रहा है कि अरे सर ये हुआ कैसे, क्या कर क्या रहे हो, कैसे चल कैसे रहा है, तो भैया ये बात ध्यान रखना कि अभी तक में आपने चैप्टर को परफेक्टली कंप्लीट आपने नहीं किया है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। उसके लिए कंप्लीट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फ्री स्पेशल क्लासेस देखिए, कंप्लीट कीजिए, है ना, फिर ये धनाधन तरीके से बनेंगे। चलो, ये सेम कार्यक्रम है भाई, है ना। आपने यहां पर देखा मास ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे दिख रहे थे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स कम था, मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा था, इसका मतलब आपको मिल गया था एंडोथर्मिक, और मास ऑफ रिएक्टेंट्स यहां पे ज्यादा थे, मास ऑफ प्रोडक्ट कम था, है ना, तो आपको मिल गया एक्सोथर्मिक। चलो, अब आता है एक और सवाल, एक और बेहतरीन वाला सवाल, क्या है भाई, एक्स एंड वाई, है ना। अब भाई हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा, सी सेक्शन तो कब का चालू हो गया था भाई, यहां से ही हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है ना, 22 सेकेंड से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट है, सेक्शन सी में चल रहे हैं, सेक्शन सी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये हमारे पास में, कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये देख रहे हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक्स से वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो दिख रही है वो ध्यान रखना भाई, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। क्या इंपैक्ट होता है भाई, तो इंपैक्ट ये होता है ना कि देखो, अगर ये y से x की तरफ जब जाओगे तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, कम होगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अरे भैया ऐसा नहीं है, चलो सिंपली समझा दो आप, है ना, इस मास को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से समझ लेते हैं। इसको जब मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ऊपर से जब नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। भाई नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, वही तो इसमें भी कह रहा हूं, अगर आप y से x की तरफ में आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और x से y की तरफ में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काम आएगा ये भी। चलो खैर, x and y are the two equipotential surfaces separated by a distance of 2 मीटर, इन दोनों के बीच में 2 मीटर डिस्टेंस है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। surface x has potential 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस y पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत आ रही है, यहां से यहां तक एक चार्ज को लेकर के आएंगे, हो जाएगी कार्यक्रम। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज फ्रॉम सरफेस y to surface x along path 1, how will this work change when the charge is moved along path 2, give the reason for your answer। भैया देखो ना, ये तो दो बार पूछा, मैंने आपको कुछ याद दिलाया था, याद करो मैंने क्या बोला था, असर्शन रीजन में समटाइम्स आपके, है ना, किसी बड़े क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, इसका आंसर दिया था उसमें, इसका आंसर दिया था उसमें आंसर कैसे दिया था, तो उसमें कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर होंगे तो वहां पर वर्क डन कैसा होता है बेटा, 0 होता है। और एक और बात वहां पर ही समझ में आई थी कि वर्क डन जब निकाल लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्ड अपने आप में इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब आप ये देखो, पाथ 1 ये है इसका पाथ 1 और ये है इसका पाथ 2, भाई आप कैसे भी ले जाओ क्या फर्क पड़ता है, ये आपने डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का ही तो कॉस किया होगा ना,
तो सेकेंड क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल, फिर इसके बाद में हम निकाल देंगे, है ना, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो W इक्वल्स टू वी क्यू कर देंगे, हमें मिल जाएगा W इक्वल्स टू V की वैल्यू हम अभी यहां पर निकालते हैं और Q की वैल्यू 2 कूलम दी हुई है। तो सेकेंड में वर्क डन निकल जाएगा, उतना ही वर्क डन होगा पहले केस में भी, उतना ही वर्क डन होगा दूसरे केस में, चेंज नहीं होने वाला। आओ चलो जरा हम आंसर्स की तरफ आते हैं। सी, तो E आपके सामने गिवन है कितना 10, है ना, Vx कितना भाई, X प्लेट पे 10 वोल्ट था और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था 2 मीटर। तो भैया आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है ना, V डेल V की अगर हम बात करते हैं, पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बोल रहे थे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों होता है बेटा, ये पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज कह रहे हो ना, तो यहां पर भी मैं कहता हूं कि फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हमने हमारी थ्योरीज में पढ़ी हुई है। तो फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसीलिए फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ जो भी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, चल आओ, तो ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भैया 20 वोल्ट, सीधा सिंपली 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 दिया था, है ना, 2 मीटर उसको ट्रैवल करके ले जाना था, 20 वोल्ट हो गया। लेकिन देखना, सिंस द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ y विल बी मोर देन द पोटेंशियल ऑफ सरफेस x। 10 किस पे था, x पे, 20 और आपको क्या हो जाएगा भाई, ये डेल v मतलब समझो, डेल v मतलब चेंज इन पोटेंशियल निकाला है। तो मैंने आपको बोला क्या था, ये एक प्लेट ये रखा है, ये एक प्लेट दूसरा ये रखा है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पे 10 वोल्ट है, यहां से यहां तक चल करके आया, तो मैंने कहा 20 वोल्ट और बढ़ जाएगा, तो टोटली इसके पास कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 वोल्ट। ये 0 से अगर शुरू होता तो ये 20 ही होता, लेकिन 10 से शुरू हो रहा है तो कितना हो गया 30 वोल्ट। मैंने ये वाली बात बताई ना कि इसके, देखो ना, सुनो, ऐसा कह रहा हूं कि ये पहले से ही एक सर्टेन हाइट पे है, अब यहां से और ऊपर ले जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक की जो पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस हो जाएगी ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी तो वही काम होगा ना। यहां पे प्लेट एक्स पे इसके पास 10 वोल्ट था, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। कितनी, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 20 मिली, 10 पहले था, यानी टोटल 30। चल, अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, खत्म बात। 2 कूलम चार्ज की बात उन्होंने करी थी और आपके पास में चेंज कितना मिला था भैया 20, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ 40 जूल। नेगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे थे, इसलिए नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे थे। ठीक है, अब देखो, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अलोंग पाथ 2 विल बी द सेम एज वर्क डन अलोंग द पाथ 1। पाथ 1 और पाथ 2 दोनों में ही सेम रहने वाला है, नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम 2 मीटर ही रहने वाली है ना, इसलिए कहते हैं दिस इज because the work done between two surfaces is independent of the path, since the force acting on the charges is conservative in nature। जो फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्प्लेसमेंट टर्म आती है वहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले पाथ से जाओ या दूसरे पाथ से जाओ, दोनों ही टाइम पे आपको सेम मिलने वाली है। नाउ ओवर टू क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बड़ा सस्ता सवाल है, एक मात्र फॉर्मूला और उसमें आपके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखना जरा। कंपेयर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, अगला कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। थर्ड ऑर्बिट अगर हीलियम एटम का लूं, फोर्थ ऑर्बिट अगर हीलियम का लूं, थर्ड ऑर्बिट लिथियम का लिया जाए, सिक्स्थ ऑर्बिट बेरिलियम का लिया जाए, है ना। जल्दी से अब इसके आंसर्स देख लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो भैया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको क्या करना था, वेवलेंथ की बात करनी थी। क्या कह रहे हैं यहां पर, कंपेयर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। किसमें बेटा जी, थर्ड ऑर्बिट में। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है वेवलेंथ का, ये हमारा फॉर्मूला तो हमेशा के लिए फिक्स है ना, लैम्डा इक्वल्स टू कितना, 2 पाई आर अपॉन एन। मतलब क्या भाई, 2 पाई आर का मतलब सर्कमफेरेंस, एंड नीचे भाई क्या है, तो कौन से ऑर्बिट में, अपॉन में नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पे अगर आपको कह रहे हैं तो सर्कमफेरेंस भैया 2 पाई आर हो गया, है ना।
अपॉन ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2πr/3। ये देख लो, ये यहां पर है, n को थर्ड पुट कर लिया, लैम्डा इक्वल्स टू सरकमफेरेंस अपॉन में 3, है ना, 2πr/3। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो, इसी पे सारे आंसर्स भी बनेंगे। अब मैं कहता हूं लैम्डा जो होता है ना, वेवलेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू n/z, n/z। अब आपको यहां पर इन सब की वैल्यूज गिवन है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है भाई, ये हटाता हूं। देखो आपको यहां पर सबके z की वैल्यूज यहां पर गिवन है ना, देखो नहीं यहां पर आपको n की वैल्यू है और z की वैल्यू तो मिल जाएगी ना, हीलियम है, हीलियम है मतलब कितना मिलेगा भाई, हीलियम का मतलब कितना, 2, z 2 ही होगा ना। चलो तो देखो एक एक करके हम शुरू करते हैं। लैम्डा का फॉर्म आपको समझ में आ चुका है, n/z, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, और z जो भी एटम आप यूज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं पहले आप हीलियम की बात करो, तो n/z मतलब 3/2। आप फोर्थ ऑर्बिट में हीलियम की बात करोगे तो 4/2 मतलब ये कितना बचेगा, 2। ये 3 आया 2, ये आया 2, ठीक है। सेम का पूछा था, सेम किस में होगा, आओ चलो अगले की बात करते हैं। 3/3 1 हो जाएगा। अगर आप सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम की अगर आप बात करोगे तो बेरिलियम मतलब कितना भाई, 4, एटॉमिक नंबर इसका 4, जेड एटॉमिक नंबर ही है ना भाई, और एन कितना भाई, तो ऑर्बिट कह रहे थे 6, तो ये अपन 3/2, मतलब आपको समझ में आया, यहां पर भी आपको 3/2 देखने को मिला, है ना, किसके लिए, सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम के लिए। और यहां पर आपको देखने को मिला था थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम और सिक्स्थ ऑर्बिट, है ना, बीई, ये कैसे होंगे भैया, सेम। तो देखो therefore electrons in the third orbit of helium atom will have the same de Broglie wavelength as the electron in the sixth orbit of B। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, फोर्थ एंड फर्स्ट वाले, ठीक है, वही था, सेम फॉर्म था, उसी में से आपको यूज करना था। चलो अगला, एंड आई थिंक दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑलराइट, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान भाई, आपको है ना केसीएल और केवीएल पे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, अब इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। आपको करना क्या था इसमें, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप चाहते हो, है ना, अभी तक में भी, तो आप इसको पॉज करो और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। देखो करना क्या होता है, आपको पता है, एक बार हम इसमें कन्वेंशनल करंट बना लेते, फिर आप लूप लेते, लूप की इक्वेशन लिखते और आंसर मिल जाता है। चलो कन्वेंशनल करंट लो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव, तो यहां से मैंने कहा कि I1 करंट पास करो, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, इसकी थिकनेस, ठीक है, यहां से क्या पास कर दे बेटा, यहां पे अपन ने पास कर दिया I1, है ना, यहां से ले लो I1 करंट ले चलो, इसमें से भी बेटा जी I1 जाएगा, यहां से एक I2 करंट ले चलो, ये भी I2 आएगा इसमें से, ये वो जंक्शन है जिसके बाद यहां पर इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, ये जान दो, ये जान दो, ये आ गया, ठीक है ना। हम हमेशा लीविंग नोड लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं उसको लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सेल में, मैं एक बार याद दिला दूं, कोई सेल है, इसमें आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो आप इसको कैसा कंसीडर करेंगे भाई, नेगेटिव, और अगर आपने नेगेटिव से पॉजिटिव लिया तो इसका जस्ट अपोजिट कंसीडर करते हैं, और रेजिस्टेंस में घुसते के साथ में हम कैसा लेते हैं, रेजिस्टेंस में लिविंग टर्म को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी ये बोला यही आप लोगे, ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हां, जो भी कन्वेंशन आप मानोगे, आप पूरे, पता चले इसमें कुछ और कन्वेंशन और इस वाले लूप में कुछ और कन्वेंशन, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो कन्वेंशन इसमें माना वही इसमें भी मानो, दोनों में सेम कन्वेंशन अगर मान करके चलेंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्टेंट हो सकता है मेरा I1 नेगेटिव आ रहा है और आपका I1 पॉजिटिव। अगर आपका I1 पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने जो क्या कहते हैं अज्यूम किया है एंड जो रियल में है वो दोनों सेम। मेरा अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो मेरा अजम्पशन है वो उल्टा है, रियल का उल्टा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं होती इसमें, इसीलिए इसमें गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। चलो बस हाँ, कि जो यहां कंसंट्रेशन, जो भी कंडीशन यहां पे आपने माना वही कंडीशन यहां मानोगे, दोनों में चेंज नहीं करोगे, ठीक है। चलो आते हैं जरा, तो हमने देखो यही काम किया, I1 I2 को पुट कर लो। आओ चलो इसके लिए इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, है ना, ठीक है, देखो यहां से शुरू करते हैं। 4I1 ये कैसा हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव का, लिविंग है तो नेगेटिव का, ठीक है। यहां पे 4I1 पहले क्या आएगा भाई मेरा, तो नेगेटिव ऑफ 4I1 प्लस, देखो इसमें चल रहा है,
है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव ऑफ 4i1, यहां पे i1 ही चल रहा था, ठीक है। इसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में इसमें जा रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया प्लस ट्वाइस ऑफ i2, और इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलो देख लेते एक बार, ये जो हमारी है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, मतलब 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 5, 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 5। क्यों ना मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर देता हूं, यहीं पर देखो एक बार इसको देखते हैं, एक बार इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, फिर इसके बाद एक बार रीड्रॉ कर देता है ना। 4 1 2 6 10, 4 1 2, ठीक है। चलो देखो, ये 4 था, है ना, ये 1 था, ये 2 था, एंड यहां पे जो लगी हुई है सेल वो इस प्रकार लगी थी, है ना, यहां पे जो सेल लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार लगा हुआ था। ऐसा आपका ट्रायंगल कंप्लीटेड है ना, ऐसा ट्रायंगल आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। अब यहां पे मैंने ले लिया था ये i1 इसमें से चल करके जा रहा है, यहां से जो चल करके जा रहा है वो i2, इसमें जो जा रहा है वो i1 प्लस i2, यही हमने कंसीडर किया हुआ था। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन निकालते के टाइम पे भी आपको सेम काम करना है। सेकेंड इक्वेशन इस वाले लूप में बात करनी है ना, इस वाले लूप में बात करनी, तो यहां से चलना शुरू करते हैं। यहां पे क्या मिलेगा भाई, तो इसी डायरेक्शन में है ना, तो i1 प्लस i2, ये नेगेटिव ऑफ i1 माइनस i2, है ना। क्या करोगे, नेगेटिव ऑफ i1 माइनस i2, या तो आप लिख लो, इसको ब्रैकेट लगा दो, ये लिविंग छोड़ते समय का लेना है। इसके बाद यहां पे आओगे तो ये कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्लस 6 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट था, प्लस 6 वोल्ट। यहां पे जब इसके अंदर में भी आओगे तो ये आपको है ना लिविंग नेगेटिव, इसी के डायरेक्शन में चल रहा हो ना, तो नेगेटिव ऑफ 2i2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो, माइनस i1 प्लस i2 प्लस 6 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। यहां से भी एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, i1 प्लस 3i2 इक्वल्स टू 6 और 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना भाई, क्लास 10th में खूब किया आपने, है ना, दो इक्वेशंस को सॉल्व, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में आपको मिला 7i1 इक्वल्स टू 21, मतलब i1 3 एंपियर, तो i2 भाई 3 और 1 4 एंपियर, ठीक है। ये टोटल ये कितना हो गया, 4 एंपियर। तो देयरफॉर द करंट अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टेंस इज 3 एंपियर एंड अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टेंस इज 1 एंपियर। यहां से जो जा रहा है फाइनली ये 1 एंपियर का है ना, और यहां से जो जा रहा है ये वो 3 एंपियर का है। यहां से जो जा रहा है वो 3 एंपियर। क्लियर होगी बात। चलो, तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। फिर से मैं बोलूंगा आपको, कैलकुलेशन फिर से नहीं दिया ना कहीं पे, कहीं पर भी कुछ भी कैलकुलेशन, मतलब अलग से आपको डेसिमल्स वेसिमल्स ये वो करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया ना। सिंपली आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए, इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए। चलिए ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक। चलिए, तो यहां पर आपका फिनिश हो जाता है ना, यहां पर आपका खत्म हो जाता है आपका सैंपल पेपर, है ना। ये सैंपल पेपर था आपका भाई, है ना, सेकंड सैंपल पेपर था ये, ठीक है बेटा जी। ये आपका जो था ये आपका सेकंड सैंपल पेपर था, ठीक है। सीबीएसई का सेकंड सैंपल पेपर था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक्स अवेलेबल है, जहां से जाकर के आप SK05 का कोड यूज करके, SK05 का आप कोड यूज करके, है ना, आप वहां पर 5% का एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं उन सभी बैचेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं। भाई आपको जो है ना क्लास 12 के लिए अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में है ना फ्री स्पेशल क्लासेस तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। फ्री स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है भाई, जहां पर आपको ये पूरे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आपको पूरे नोट्स मिल जाते हैं इजीली। तो फटाफट से जाइए एंड कंप्लीट कीजिए, है ना। एंड हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार के इसी तरीके के सैंपल पेपर के साथ में, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे मॉडल पेपर एंड सैंपल पेपर्स लेकर के आने वाला हूं। तो फटाफट से लिंक पर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। संदीप कुमार के नाम से आप मुझे फॉलो कर लीजिए एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, जहां से आपको इजीली मेरे द्वारा कोई भी क्लास शेड्यूल की जाएगी उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड सारी क्लासेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।